हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस यानी कि बीटी जीवाणु के बारे में। और इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है, जो आप सभी के हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे बीटी फसलें क्या है, बीटी जीवाणु की खोज किसने की और इसका इतिहास, बीटी फसलों में प्रयुक्त जीन यानी कि कौन से जीन का यूज किया गया था, बीटी फसलों का उत्पादन कहाँ कितना होता है और भारत में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है व्यावसायिक स्तर पर, इसकी सारी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बीटी फसलों का इतिहास, फसलों का विकास और प्रक्रम यानी कि इसकी प्रोसेस क्या है बीटी कपास बनाने की और बीटी अन्य फसलों के बनाने की, और बीटी फसलों में कीट नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है यानी कि किस प्रकार से कीट नियंत्रित होते हैं बीटी जीवाणु के द्वारा। और लास्ट में बताएंगे बीटी फसलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैक्टीरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे बीटी क्रॉप्स क्या होता है। यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीटी कपास क्या होता है या बीटी क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप के बारे में जान लेते हैं। बीटी क्रॉप यानी कि फसलें, वे ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं यानी जेनेटिकली मॉडिफाई फसलें होती हैं जिसमें बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैक्टीरिया का जीन डाला जाता है। यानी कि जो हमारा बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं, यानी कि इसे हम बीटी रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस। इस बैक्टीरिया का जो जीन होता है, डीएनए का जीन, क्रॉप्स में डाला जाता है, तो उन क्रॉप्स को बीटी क्रॉप्स कहते हैं। ये इसकी आसान भाषा में परिभाषा है, जिससे पौधा खुद ही कीट मारने की क्षमता रखता है। यानी कि इसमें टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये इसमें बनता है जिस कारण पौधे कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, यानी कि इससे कीट मरने लगते हैं। जो कीट इसे फीड करता है इस प्रकार के पौधों को, तो वो कीट खुद ही मर जाता है। तो इस प्रकार के एजेंट को हम बायो एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये बायो इंसेक्टिसाइड है, कीटों को मारता है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैक्टीरिया के बारे में बेसिक जानकारी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है बीटी। यानी कि अगर आपने कहीं देखा होगा बीटी लिखा या बीटी क्रॉप्स के बारे में, तो उसका मतलब होता है बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस क्रॉप। तो दोस्तों, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बैंगनी रंग का पाए जाते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो बैंगनी रंग की होती है, इसलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। स्पोर्स फार्मिंग यानी कि इसमें स्पोर्स बनते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया ये आगे की ग्रोथ करते हैं, और जो मिट्टी में पाए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार के बैक्टीरिया थ्योरीजेनेसिस जिन्हें कहते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और यह एक जैविक कीटनाशक होता है जिसे हम बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। यानी कि जो हमारे कीट होते हैं उन्हें नियंत्रित करता है, यानी कि उनका कंट्रोल करता है, इसलिए इसे बायो एजेंट या बायोपेस्टिसाइड के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि बायोएजेंट के रूप में। यह कीटों के लिए विषैला होता है, यानी कि जो थ्योरीजेनेसिस बैक्टीरिया होता है ये कीटों के लिए एक विषैला पदार्थ, टॉक्सिन, जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं, ये उत्पन्न करता है, जिसे फीड करने के पश्चात कीट मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य और पशुओं और पर्यावरण पर इसके लिए कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ये मनुष्य, पर्यावरण और पशुओं के लिए सुरक्षित होता है और यह किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए ये बायो एजेंट कहा जाता है। यानी कि ना तो ये वातावरण को प्रदूषित करता है और ना तो पशुओं और मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये बीटी मेज है, यानी कि मक्का की बीटी किस्म है। इसमें जो ये कीट होते हैं, जो लेप्टोप्टेरा के कीट, इन्हें कंट्रोल करता है। यानी कि जो बीटी मक्का होता है इसके अंदर एक जीन प्रविष्ट कराया जाता है जिसे बीटी जीन कहते हैं। इस जीन को इसके जीन में डाल दिया जाता है, यानी कि मक्का के जीन में डाल दिया जाता है। और जैसे ही इस मक्के को कोई लेप्टोप्टेरा का कीट इसे कंज्यूम करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी इसे खाने के पश्चात। तो इस प्रकार ये कीटों को नियंत्रित करता है। इसमें ना तो किसी प्रकार का रसायन यूज किया जाता है, ना तो किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, और ये खुद ही पौधा इसे कंट्रोल कर लेता है, यानी कि कीटों को मार देता है। इसलिए यह बायो एजेंट के रूप में कार्य करता है। हम समझेंगे इसका परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन बेसिलस थ्योरीजेनेसिस के बारे में। तो दोस्तों, बेसिलस थ्योरीजेनेसिस जिसे बीटी कहते हैं, या एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये रोड शेप्ड होता है, यानी कि जो इसकी संरचना होती है वो रोड जैसी होती है। यानी कि इसकी संरचना एक बेलनाकार होती है, इसीलिए इसे
रोड शेप्ड बैक्टीरिया कहेंगे। तो दोस्तों यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। आप सभी को बता चुके हैं, ये मिट्टी का बैक्टीरिया होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जैव कीटनाशक यानी कि बायोपेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जैव कीटनाशक कुछ इस प्रकार से आता है। आप इसे देख सकते हैं, ये घोल के रूप में भी आता है बीटी बैक्टीरिया के नाम से। इसे आप मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं और लेप्टोप्टेरा के जो कीट्स होते हैं उनके प्रति आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी खोज और इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि थ्योरीजेनेसिस की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका खोज का जो श्रेय जाता है वो शिंगेटेन और इशिवाटारी को जाता है, जो 1901 में जापान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों इसका नामकरण जो है वो थ्योरीजेनिया यानी कि जो जर्मनी के थे उनके नाम पर इसका नाम पड़ा थ्योरीजेनेसिस, यानी कि थ्योरीजेनिया के नाम पर इसका थ्योरीजेनेसिस नाम पड़ा, जो जर्मनी के रहने वाले थे इसका नामकरण किया। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को भी समझ लेते हैं कि स्पोर्स बनाने वाला बैक्टीरिया है, ये आप सभी को बता चुके हैं। तो दोस्तों ये स्पोर फॉर्मिंग करता है और यह विशेष रूप से क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, यानी कि जो इसकी प्रोटीन होती है वो क्रिस्टल रूप में होती है, जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल को क्राई प्रोटीन कहते हैं। यही टॉक्सिन कीटों को मारने का काम करता है। तो हमारी जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, ये कीटों को टॉक्सिन करता है, उन्हें मारने का काम करता है। तो इस प्रकार ये कीटों को मारता है। अब हम समझेंगे इसके कार्य, यानी कि कार्य करने का तरीका है, मोड ऑफ एक्शन। तो दोस्तों यह कीट बीटी जो लार्वा होता है कीट का, वो बीटी को खाता है। जो बीटी कपास हो गया या अन्य कोई फसलें हो गई तो उन्हें सबसे पहले ये फीड करता है। उसके पश्चात ये क्राई टॉक्सिन जो उस समय पाया जाता है उन फसलों में, उनके पेट में सक्रिय हो जाता है। जैसे ही कोई कीट, जैसे कि ये पत्ती है, इसे ये कीट फीड करेगा, इसे कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के पश्चात इसका जो बीटी जीन है इसके पेट में पहुंच जाएगा। इसके उदर में पहुंचते ही वो पीएच इसका जो मान होता है, आग का जो मान होता है, उसे इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने के पश्चात इसमें जो टॉक्सिन होता है वो सक्रिय हो जाता है। जो टॉक्सिन इसमें पाया जाता है क्राइटॉक्सिन, ये सक्रिय हो जाता है और आंत में गट्स की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो इसकी आंत की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ये नष्ट करने लगता है। आंतरिक और आंत की कोशिकाएं नष्ट होते ही कीट में छाले पड़ जाते हैं इसकी आंत में और ये कीट मर जाता है। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं को समझ लेते हैं। ये केवल स्पेसिफिक इंसेक्ट पर ही असर डालता है। जो कीट होते लेप्टोप्टेरा के, जैसे कि पिंक वाल वर्म हो गया, तो इस प्रकार के कीट को ये स्पेसिफिक रूप से ये कंट्रोल करता है। जिस जिस बायो एजेंट का आप यूज करेंगे वो स्पेसिफिक ही होती है। मनुष्य और पशुओं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, यानी कि हमें किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है और ये आसानी से कीट को नष्ट कर देता है और आसानी से कंट्रोल कर देता है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया हो गया। इसकी संरचना आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो अंदर की जो हरी आप देख सकते हैं, ये जो प्रोटीन है इसे इंडोस्पोर्स कहते हैं और इसमें डीएनए भी पाया जाता है, जिनसे इसका जीन निकाला जाता है, जिसे हम बीटी जीन कहते हैं, ये निकाला जाता है। इसे क्राइजीन भी कहते हैं। राइबोसोम्स इसमें भी पाए जाते हैं और बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल भी आप इसमें देख सकते हैं, जो ये एक प्रकार का टॉक्सिन होता है, विषैला पदार्थ होता है, जिसमें पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी जो संरचना होती है उसके अंदर वाली संरचना को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और सबसे बाहरी संरचना को सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी संपूर्ण संरचना हो गई। नेक्स्ट अब हम समझेंगे नंबर 5, बीटी के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ बीटी बैक्टीरिया। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है बेसिलस थ्योरीजेनेसिस कोर्सटाकी। कोर्सटाकी, ये कोर्सटाकी जो बैक्टीरिया होता है ये कैटरपिलर से यानी कि लेप्टोप्टेरा के जो कीट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, जिसमें तितली या लार्वा वाले कीट आते हैं, जैसे कि पिंक वाल वर्म, इस प्रकार के कीट इसमें कंट्रोल होते हैं। यानी कि ये प्रजाति होती है जो बीटी बैक्टीरिया की है। बीटी इसरेलेंसिस जो ये बैक्टीरिया होता है इसरेलेंसिस नाम से, ये मॉस्किटो लार्वास को कंट्रोल करता है। जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं उन्हें मारता है और मक्खी के लार्वा भी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है शहरों के लिए, क्योंकि शहरों में जो मच्छर वगैरह कंट्रोल करने के काम किया जाता है, तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीटी टेम्ब्रियोनिस। टेम्ब्रियोनिस का यूज आप बीटल के कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये 3 प्रजातियां हैं जो किसी न किसी प्रकार से बायो एजेंट का काम करती है। अब हम समझेंगे बीटी टॉक्सिन क्या होता है, यानी कि जिसे हम क्राई टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। तो इसे भी समझ लेते हैं। जो बीटी बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा बनने वाला एक विशेष प्रकार का विष होता है, जिसे हम क्राई प्रोटीन या प्रोटीन टॉक्सिन कहते हैं। तो ये काम किस प्रकार से करता है कीट के अंदर,
तो दोस्तों एक काम करने का इसका तरीका भी समझ लेते हैं। जो कीट होता है वो बीटी युक्त पत्तियों को खाता है। जैसे कि कोई भी फसल हो गई जो बीटी युक्त है, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का हो गया या बीटी सरसों हो गया। तो इस प्रकार के जो फसलें होती हैं जो बीटी के रूप में बनाई जाती हैं या निर्मित की जाती हैं, तो उन्हें ये जो कीट होते हैं, जो स्पेसिफिक कीट इन्हें कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। इन पत्तियों को खाते ही उनके पेट में एल्कलाइन गट्स यानी कि जो इनके अंदर एल्कलाइन क्षारीयता उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करने के बाद ये जो टॉक्सिन होता है जिसे क्रायोटॉक्सिन हम कहते हैं, ये सक्रिय हो जाता है। यानी कि टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और आंत की जो दीवार होती है उसमें छेद करने लगता है, यानी पोर्स बनाता है। जो ये टॉक्सिन होता है आंत में ये छाले बना देता है और अंत में कीट की मृत्यु हो जाती है। ब्लडिंग के पश्चात कीट मर जाता है। आप इसमें देख सकते हैं ये घोल के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे खरीद के आप इसे अपने खेत में यूज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट नंबर 6 है यूज, यानी कि इसका एप्लीकेशन हम किस प्रकार से करेंगे, इसे भी समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है जैविक कीटनाशक के रूप में इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि कपास है और मक्का है और सब्जियां हैं, इस प्रकार इनमें सब में यूज इसका आसानी से कर सकते हैं। विशेषकर ये लेप्टोप्टेरा के कीट को कंट्रोल करता है। आप इसमें जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा जो तंबाकू होती है वो भी बीटी तंबाकू के रूप में आती है, और बैंगन भी आता है, कपास भी बीटी कपास के रूप में आती है, टमाटर भी बीटी टमाटर के रूप में आपको इसकी प्रजातियां मिल जाएंगी। तो इस प्रकार ये सारी फसलें बीटी क्रॉप्स कहलाती हैं। यानी कि जो बीटी क्रॉप्स होती हैं उनमें बेसिलस थ्योरीजेनेसिस का जीन पाया जाता है, इन्हें बीटी क्रॉप्स कहते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 है बीटी फसलें जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स कहते हैं। ये जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो बीटी के रूप में बनाई गई है साइंटिस्ट द्वारा। इसमें बीटी जीन डाला जाता है ताकि पौधा खुद कीट से बच सके। आप इसमें देख सकते हैं ये नॉन जीएम जो क्रॉप होती है, यानी कि जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है। इसमें ये कीट ने इसका ये हाल कर दिया, इसे खा लिया। ये पिंक वाल वर्म का ग्रसित पौधा है जिसमें ये कीट ने इसे अंदर से खा लिया। और ये जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है। इसमें जो ये कीट जो होता है ये प्रतिरोधी होता है, यानी कि इसमें जो क्रॉप्स होती है ये खुद ही अपनी रक्षा करती है कीटों से। तो इस प्रकार ये सुरक्षित है और शुद्ध है। तो इस प्रकार ये आसानी से आप देख सकते हैं नॉन बीटी और बीटी में अंतर। भारत में इसकी स्थिति को समझ लेते हैं कि बीटी के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है। भारत में बीटी कपास यानी कि बीटी जो कॉटन है उसे मंजूरी मिल गई है। इसे आसानी से आप उगा सकते हैं। भारत में 2002 में इसे मंजूरी मिली थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में बीटी कपास को मंजूरी कब मिली, उगाने की अनुमति कब मिली। तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं 2002 में। नेक्स्ट है बीटी ब्रिंजल। अभी इसका कमर्शियल स्तर पर यानी कि व्यवसायिक स्तर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसे भारत सरकार ने बैन कर रखा है, ये स्वीकृत नहीं है, इसे आप आसानी से उगा नहीं सकते हैं। जबकि इसकी खेती हिडन तरीके से की जाती है। जीएम क्रॉप्स पर अभी भी रिसर्च और डिबेट चल रही है। जो जीएम क्रॉप्स होती है कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स होती है, जैसे कि बीटी कपास हो गया, बीटी बैंगन हो गया, बीटी टमाटर हो गया, तो इस प्रकार के क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप कहते हैं। तो इन पर अभी रिसर्च चल रहा है ताकि इन्हें भारत में और ज्यादा स्तर पर उगाया जा सके। नेक्स्ट अब हम समझेंगे इसके लाभ क्या है। एडवांटेज, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है क्योंकि ये बायो एजेंट है। जितने भी बायो एजेंट होते हैं वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित ही होते हैं। केवल ये टारगेट कीटों को मारता है, बाकी हमारे जो लाभकारी कीट होते हैं उन्हें ये नहीं मारता है। जो हम जिस कीट को हम नियंत्रित करना चाहते हैं या जो कीट हमें हानि पहुंचाता है उसी कीट को ही ये कंट्रोल करता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि केवल ये टारगेटेड कीट को ही कंट्रोल करता है। रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत कम होती है। यानी कि जो हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स का यूज करेंगे तो इसमें रासायनिक कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कपास खुद ही ये इसमें क्षमता आ जाती है तो कीट को कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट है किसानों की लागत कम हो जाती है। अगर हम केमिकल का यूज करेंगे, जो कीटनाशक होते हैं उनका यूज करेंगे, तो उसका जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगी। जबकि हम इस प्रकार के जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स हैं, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, पेनोडा हो गया, शुगर बीट्स हो गया, इस प्रकार के जो बीटी कपास हो गया, इस प्रकार के जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स होते हैं इन्हें हम यूज करेंगे तो हमारी लागत अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। इसके नुकसान भी समझ लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। कुछ कीट ही रेसिस्टेंस विकसित किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें स्पेसिफिक होता है तो इसे कुछ ही कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सारे बहुत सारे कीट्स होते हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पर थोड़ा कम असर करता है।
यानी कि जो इसका असर कम होता है। जो जो टारगेट कीट होते हैं उनमें तो असर होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार के कीट होते हैं जिन्हें ये नहीं कंट्रोल कर सकता है, उसमें हम रासायनिक तरीकों का ही यूज करेंगे। बार बार उपयोग करने से प्रभाव कम होता है। अगर हम बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करेंगे, इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा और लास्ट में जो कीट होता है वो उसके प्रति रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब हम समझेंगे काम करने की प्रक्रिया, यानी कि हमारी जो बीटी क्रॉप्स होती हैं उनमें बीटी जीन किस प्रकार से काम करता है, और आसान भाषा से समझ लेते हैं। बीटी जो जीन होता है वो पौधों के डीएनए में डाला जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि बीटी जीन पौधे के किस भाग में डाला जाता है, तो आप कह सकते हैं ये पौधे के डीएनए में डाला जाता है, क्योंकि जीन है तो इसे डीएनए में ही डाला जाएगा। पौधों में क्राइटोक्सिन बनाता है। जो हमारा बीटी जीन होता है ये पौधों में क्राइटोक्सिन प्रोटीन बनाता है, जिससे कीट कंट्रोल होते हैं। जो कीट होते हैं ये क्रॉप की पत्तियां खाते ही मर जाते हैं। कीट में मरने का कारण होता है एल्कलाइन मीडियम। हाथ में क्षारीयता उत्पन्न करते ही ये जो टॉक्सिन पदार्थ होता है ये सक्रिय हो जाता है, यानी कि एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही कीट मरने लगते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। हाथ की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और लास्ट में कीट मर जाता है। यानी कि अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार के मीडियम में कीट मरता है या सक्रिय होता है टॉक्सिन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एल्कलाइन मीडियम में, यानी क्षारीय मीडियम में। इसे आप हिंदी में समझ सकते हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा इसे बनाया जाता है। जो ये क्रॉप्स होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, इन्हें टिश्यू कल्चर के माध्यम से ही बनाया जाता है। ऊतक संवर्धन जिसे कहते हैं, ये सेल द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके जो बनाने की तकनीकी है ये आप याद कर सकते हैं कि इसे टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित किया जाता है। बीटी कपास हो गया, बीटी क्रॉप्स हो गई, जितनी भी उन्हें टिश्यू कल्चर द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अब हम समझेंगे बीटी क्रॉप्स बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके पश्चात हम इस प्रकार के क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा स्टेप बीटी बैक्टीरिया को क्राइजीन से अलग करना। जो बीटी बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो जीन हमारा पाया जाता है क्राइजीन, इसे बैक्टीरिया से अलग किया जाता है। सबसे पहले हमारा ये प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट नंबर टू स्टेप है जीन को वेक्टर, यानी कि वेक्टर में डाल के इसे प्लाज्मिड, यानी कि वेक्टर का नाम है प्लाज्मिड, में डाला जाता है। जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है इसका जो जीन निकाला हुआ है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, तो इसे जीन को वेक्टर जिसे प्लाज्मिड कहते हैं प्लाज्मिड में डाला जाता है। इसे पौधे की कोशिकाओं में ट्रांसफर किया जाता है। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड यानी कि ऊतक होता है, ऊतक से ये प्लांट की सेल में इसे ट्रांसफर किया जाता है। टिश्यू कल्चर के द्वारा पूरा पौधा विकसित किया जाता है। आपको बता चुके हैं कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से ये पौधा डेवलप किया जाता है, यानी कि जो बीटी क्रॉप्स होती हैं इन्हें डेवलप किया जाता है। इस प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए है कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीटी क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार ये बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिन्हें इस प्रकार से यूज किया जाता है डेवलप। नेक्स्ट अब हम समझेंगे इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही रखे गए हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले विश्व की बात की गई कि विश्व में सबसे पहले बेसिलस थ्योरीजेनेसिस बैक्टीरिया का उपयोग, अगर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे पहले किस फसल पे इसका यूज किया गया बीटी बैक्टीरिया का, तो आपका राइट आंसर होगा बीटी तंबाकू पे इसका सबसे पहले यूज किया गया था। अब विश्व में सबसे पहले अमेरिका में मोन्सेटो जो कंपनी होती है, मोन्सेटो नाम की कंपनी, इसके द्वारा बीटी कपास बनाई गई सबसे पहले। बेसिलस थ्योरीजेनेसिस बैक्टीरिया का यूज प्रमुख रूप से लेप्टोप्टेरा के जो ऑर्डर के कीट होते हैं उनके कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लेप्टोप्टेरा के जो कीट्स होते हैं जैसे कि पिंक वालवर्म हो गया, तो इस प्रकार के कीट लेप्टोप्टेरा में आते हैं, तो इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार की टेक्निक का यूज किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज किया जाता है। बेसिलस थ्योरीजेनेसिस जिसे हम बीटी कहते हैं, जीवाणु कीटों के लार्वा यानी केटरपिलर की अवस्था को ही नष्ट करता है। दोस्तों आपसे को बता दें ये क्वेश्चन 2024 में एजीटीए एग्जाम उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है। किस अवस्था के कीटों को बीटी बैक्टीरिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आपका राइट आंसर था लार्वा यानी कि कैटरपिलर अवस्था में। नेक्स्ट है क्राइजीन लेपिडोप्टेरा के कीटों के अंदर आंत में जाकर 7 से अधिक पीएच पर सक्रिय हो जाता है, यानी कि क्षारीय अवस्था पे सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे डेल्टा
एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। यानी कि जो ये इसका जो पीएच मान होता है, इसके अंदर जाते ही ये क्राई जीन होता है, इसके अंदर जाते ही ये सक्रिय हो जाता है कीट के अंदर, और जिससे डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कीटों के गट्स को बंद कर देती है, जिससे उनके आंत में छाले पड़ जाते हैं और कीट भोजन ना कर पाने के कारण मर जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत में पहली बार बीटी कपास की व्यावसायिक खेती 2002 में शुरू हुई थी, यानी कि इसे कमर्शियल रूप में बीटी कपास की खेती 2002 में शुरू हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में किस फसल का है, तो आपका राइट आंसर होगा बीटी कपास, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। 80% कपास का उत्पादन बीटी कपास के रूप में ही किया जाता है। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक यानी कि इसे अनुवांशिक रूप से संशोधित या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, कौन सी थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टबेको, जिसे 1993 ईस्वी में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है जीएम मस्टर्ड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई सरसों की पहली बार भारत में खेती स्वदेशी के रूप में विकसित की गई थी। तो दोस्तों ये जीएम क्रॉप है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे अदर क्वेश्चन। बीटी कपास की किस्में कौन कौन सी हैं? बालगर्ड फर्स्ट, जिसमें क्राई एसी जीन का उपयोग किया जाता है, और बालगर्ड सेकेंड, जिसमें क्राई 2 एबी जीन का यूज किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा है कि बालगर्ड में फर्स्ट में किस प्रकार का जीन का यूज किया गया है, कौन सा जीन का यूज किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा क्राई जीन एसी का यूज किया गया है। तो फिर इस प्रकार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधक उत्पन्न करती है, तो आपका राइट आंसर होगा पिंक वालवर्म के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। बीटी कपास की किस्में कौन कौन सी हैं, तो बालगर्ड फर्स्ट है और बालगर्ड सेकेंड है। तो ये दो इसकी किस्में हैं जो बड़े स्तर पर भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लावर सेवर किस्म है, तो दोस्तों ये बीटी टमाटर की किस्म है। नेक्स्ट है विश्व की पहली कौन सी है या किस्म कौन सी है, तो इसमें फ्लावर सेवर है जो टमाटर की पहली किस्म है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक किस जीएम फसल का यूज किया जाता है, तो दोस्तों विश्व में सोयाबीन का यूज किया जाता है, जो यूएसए में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका होता है बीटी सोयाबीन का, और भारत में बीटी कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जीएम क्रॉप को किस एक्ट के तहत रेगुलेट करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसे रेगुलेट करते हैं, यानी कि इसके तहत इसे रेगुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीएम क्रॉप किस एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती है, तो आपका राइट आंसर इसमें होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बीटी क्रॉप में बीटी का पूरा नाम क्या है, ये सभी को पता होगा, बेसिलस थ्योरीजिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बीटी क्रॉप में कौन सा जीन डाला जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बीटी जीन, इसे क्राई जीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों एक प्रोटीन होता है, जो टॉक्सिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, बीटी टॉक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य होता है कीटों को मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बीटी क्रॉप्स किस प्रकार की फसलें हैं, तो दोस्तों ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, यानी कि जीएम क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बीटी टॉक्सिन कहाँ सक्रिय होता है, तो आपका राइट आंसर होगा एल्कलाइन गट्स में, यानी कि क्षारीय आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बीटी टॉक्सिन कीट के शरीर में क्या करता है, तो दोस्तों ये मिडगट में पोर्स बनाता है, यानी कि छाले बना देता है उनकी जो आंत में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है मिडगट पोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बीटी क्रॉप्स मुख्य रूप से किन कीटों के नियंत्रित करने के लिए यूज की जाती है, तो इंसेक्ट के नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली बीटी फसल कौन सी है, तो दोस्तों भारत में बीटी कॉटन को सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बीटी कॉटन किस कीट को नियंत्रित करती है, तो आपका राइट आंसर होगा बालवर्म, यानी कि पिंक वालवर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बीटी क्रॉप्स में क्राई प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों ये कीटों को मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बीटी क्रॉप्स में रेसिस्टेंस से बचने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, तो दोस्तों ये रिफ्यूज स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है इसे बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में बीटी क्रॉप्स को कौन रेगुलेट करता है, तो दोस्तों ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रिसिएजल कमेटी द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। अगर एक्ट पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसे रेगुलेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि दोस्तों विकल्प के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है बीटी क्रॉप से कीटों से बचाव करती है, और रीजन इसका है बीटी जिन क्राइटोक्सिन बनाता है। तो दोस्तों ए बी दोनों इसके सही है, यानी कि इसका ए भी सही है और आर भी सही है। तो दोस्तों ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम किसी न किसी एग्जाम को टारगेट करने वाले वीडियो ही बनाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।